निकट भविष्य में एक मंगलवार की दोपहर को एक सर्वनाशकारी घटना मानव आबादी का सफाया कर देती है। यह इतनी अचानक होती है कि लोग वहीं मर जाते हैं जहां वे बैठे होते हैं। एक छोटे से अमेरिकी कस्बे में डेल खुद को धरती का आखिरी इंसान मानता है और उसने अपने इस एकाकी जीवन के लिए एक शांतिपूर्ण दिनचर्या बना ली है। वह उसी पुस्तकालय में रहता है जहां वह काम करता था और अब भी किताबों की अच्छी देखभाल करता है, उन्हें व्यवस्थित रूप से रखता है ताकि उन्हें संरक्षित किया जा सके। खाने की बात करें तो वह सुपरमार्केट से सामान खरीदता है, लेकिन उसने मछली पकड़ने का भी शौक अपनाया है, क्योंकि स्तनधारियों के विपरीत मछलियां अभी भी जीवित और स्वस्थ हैं। डेल ने कस्बे के घरों में जाने के लिए एक पूरी व्यवस्था भी बना रखी है। हर दिन वह एक घर चुनता है और अपना चेहरा छिपाते हुए उसे साफ करता है, अंदर मिलने वाली हर तस्वीर लेता है, अपने ट्रक के लिए बैटरी और गैस जैसी हर उपयोगी चीज इकट्ठा करता है और सारी किताबें अपनी लाइब्रेरी ले जाता है। अगर उसे कोई शव मिलता है तो वह उन्हें अपनी ही चादरों में लपेटकर एक खुदाई मशीन की मदद से दफना देता है। काम पूरा होने पर वह घर के आगे एक एक्स बना देता है, फिर उसे अपने नक्शे पर भी चिह्नित कर देता है। एक रात डेल हमेशा की तरह एक पुरानी फिल्म देखने के बाद सोने जाता है। तभी अचानक बाहर एक धमाके की आवाज सुनकर वह चौंक जाता है। आसमान में पटाखे चमक रहे हैं, जिसका मतलब है कि कोई और भी आसपास है। अगली सुबह वह शहर में जांच करने जाता है और एक कार दुर्घटनाग्रस्त होती हुई पाता है, क्योंकि बेहोश ड्राइवर ग्रेस शराब पी रही थी। कार के अंदर एक सरसरी नजर डालने पर पता चलता है कि पटाखों के पीछे वही थी और उसके पास एक बंदूक भी है। कुछ ही क्षणों बाद ग्रेस एक अनजान घर के अंदर जागती है, जिसके सिर पर पट्टी बंधी है। उल्टी करने के बाद वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह बंद पाता है। डेल दूसरी तरफ से सवाल पूछ रहा है। ग्रेस बताती है कि उसने किसी और को नहीं देखा है और उसे नहीं पता कि वह जिंदा क्यों है, जो डेल के अनुभव से मेल खाता है। बंदूक उसे सड़क पर मिली थी और उसने सिर्फ सुरक्षा के लिए रखी थी। डेल नहीं चाहता कि वह रुके और उसने उसके लिए एक कार तैयार कर रखी है, इसलिए वह दरवाजा तभी खोलेगा जब वह 100 तक गिनने के बाद बाहर आने का वादा करे। हालांकि ग्रेस अपनी बात तोड़ देती है और तुरंत दरवाजा खोल देती है, जिससे डेल घर से बाहर भाग जाता है। उसे चाबियां देने के बाद वह उसकी किसी भी बात और रुकने की इच्छा को नजरअंदाज करते हुए चला जाता है। ग्रेस हार नहीं मानती और डेल के पीछे पीछे चलने लगती है, सफाई में उसकी मदद करने की पेशकश करती है। 2 जोड़ी कर्मचारियों के साथ वे जल्दी काम पूरा करके अगले शहर में पहुंच सकते हैं, लेकिन डेल की नजर में वहां कोई और शहर नहीं है। वह उसे अपनी मददगार के रूप में स्वीकार नहीं करता, लेकिन ग्रेस फिर भी उसका पीछा करती रहती है और उसके जीवन में एक ऐसी रौनक और शोर लाती है जो लंबे समय से गायब था। हालांकि डेल उसके साथ अपना खाना बांटता है, वह उसे एक अलग मेज पर खाने के लिए कहता है और बातचीत करने या सर्वनाश के कारणों के पीछे के सिद्धांतों पर चर्चा करने से इनकार कर देता है, जब तक कि एक शाम वह ग्रेस को यह कहकर चुप नहीं करा देता कि जब वह शहरवासियों से घिरा हुआ था तब वह पहले ही अकेला था। यह देखकर कि वह कोई प्रगति नहीं कर रही है, ग्रेस अपना सामान उठाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह कार में बैठती है, डेल आता है और स्वीकार करता है कि उसने अपना मन बदल लिया है ताकि वह कुछ समय के लिए रुक सके। उसके बाद से ग्रेस डेल के साथ घरों की सफाई करने जाती है और उसकी प्रक्रिया सीखती है। इसी दौरान उसे एहसास होता है कि डेल शहर के सभी शवों के नाम जानता है और उसे अब भी याद है कि क्या उन पर कोई किताब या लेट फीस बकाया है। जब मृतकों को दफनाने का समय आता है तो ग्रेस को डेल का उन गरीब लोगों की याद में कुछ न कहना बहुत बुरा लगता है और वह बताती है कि जब भी उसे सड़क पर कोई शव मिलता था तो वह 10 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक लेती थी। उसे खुश करने के लिए डेल उसके साथ ऐसा करने लगता है। डेल कभी कभी कहता है कि उसे शांति की याद आती है, खासकर जब ग्रेस किराने का सामान लेने जाते समय चुप नहीं रहती या वह ट्रक में बहुत तेज आवाज में संगीत बजाती है, लेकिन वह जोर नहीं लगाता। एक दोपहर ग्रेस देखती है कि डेल लाइब्रेरी में नहीं है और वह उसके दफ्तर में देखने जाती है, जहां वह घरों की तस्वीरों की फाइलों में एक पूरी व्यवस्था देखकर चौंक जाती है। यह बहुत डरावना है और ग्रेस को समझ नहीं आता कि इस बारे में क्या सोचे।
इसलिए वह अपना मन शांत करने के लिए साइकिल चलाने निकल जाती है। अचानक उसे एक घर से आती हुई आवाज सुनाई देती है और जब वह अंदर जाती है तो ग्रेस एक कुत्ते को देखकर हैरान हो जाती है जो किसी तरह बच गया है। वह उसे पालतू जानवर के रूप में रखने के लिए पुस्तकालय ले जाती है और हालांकि डेल इस घटनाक्रम से खुश नहीं होता, फिर भी वह नामों के लिए कुछ सुझाव देता है। हालांकि अंत में वे उसे कुत्ता ही कहते हैं। धीरे धीरे डेल और ग्रेस एक दूसरे के और भी करीब आने लगते हैं। वे एक ही मेज पर खाना खाने लगते हैं और ग्रेस अपने बचपन के कुछ किस्से सुनाती है, जैसे कि उसके पास 2 सुनहरी मछलियां हुआ करती थीं। हालांकि वह अभी भी अपने बाल ऊपर करने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि डेल उसकी गर्दन के पीछे एक रहस्यमयी निशान देखे। कुछ दिनों बाद वे कुत्ते को एक किताब नष्ट करते हुए पाते हैं। निराश होकर डेल ग्रेस से कहता है कि जब तक वह जानवर को बाहर ले जाता है तब तक वह सफाई कर ले, लेकिन जब वह ऐसा करने की कोशिश करता है तो कुत्ता उसे काट लेता है। ग्रेस डेल को घाव साफ करने और उसे सिलने में मदद करती है, लेकिन डेल कुत्ते की मौजूदगी से बेहद परेशान है और ग्रेस का उस पर स्नेह बरसाना भी उसकी मदद नहीं करता। अगली सुबह ग्रेस उठती है और कुत्ते को गायब पाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ, क्योंकि उसने कुत्ते को बांध रखा था और शहर में उसे ढूंढते हुए डेल कबूल करता है कि उसने कुत्ते को पेशाब करने के लिए बाहर जाने दिया था। यह उसे उससे छुटकारा दिलाने के बहाने जैसा लगता है और ग्रेस को गुस्सा आता है। इसलिए जब वे लाइब्रेरी लौटते हैं तो वह नशे में धुत होकर तस्वीरों वाली फाइलें निकाल लाती है। डेल पर लोगों को वस्तुओं की तरह समझने का आरोप लगाते हुए ग्रेस उसे याद दिलाती है कि जहां वह अपनी पुरानी जिंदगी में कड़वा और अकेला था, वहीं वह खुश थी और उसने सब कुछ खो दिया था। डेल भारी अपराध बोध के साथ सोने जाता है, इसलिए अगले दिन वह ग्रेस को अपने गुप्त ग्रीन हाउस से मिलवाता है और माफी मांगते हुए उसे पौधों की देखभाल करने की इजाजत देता है। वह परोक्ष रूप से उसे घर खुद साफ करने की इजाजत देकर परीक्षण अवधि को भी समाप्त कर देता है। इस तरह वे ज्यादा तेजी से काम कर पाएंगे। एक नई दिनचर्या शुरू होती है जिसमें वे बराबरी के साथ काम करते हैं और ग्रेस खाने की तैयारी में भी मदद करने लगती है। फिर भी वह अपना निशान छिपाए रखती है। उसे एक अनजान घर में वॉकी टॉकी भी मिलते हैं, जिससे वे अलग होने पर भी जुड़े रह सकते हैं। एक दोपहर ग्रेस को एक ऐसा घर मिलता है जो नक्शे में नहीं है, लेकिन जैसे ही वह उसमें प्रवेश करती है, गुस्से से भरा डेल उसके पीछे आता है और कहता है कि उसे वहां नहीं होना चाहिए। वह इस घर की सफाई नहीं करना चाहता और इस तरह ग्रेस को एहसास होता है कि यह डेल का पुराना घर है। जब वह इस ओर इशारा करती है तो डेल उसे उन पहली मौतों के बारे में बताता है जो उसने देखी थी, जो छुट्टी के दौरान छोटे बच्चों की थीं। फिर आखिरकार मान जाता है और उसकी मदद से घर की सफाई करने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी मां को दफनाना अनजान लाशों को दफनाने से भावनात्मक रूप से ज्यादा मुश्किल होता है और इस बार डेल को अलविदा कहने के लिए अपनी सांस रोकने में 10 सेकंड से ज्यादा समय लगता है। डेल के पारिवारिक घर से निपटने के बाद ग्रेस आखिरकार मानती है कि उसने उसे कुछ नहीं बताया है, लेकिन सिर्फ कहने के बजाय वह डेल को सुलाने के लिए उसे चूम लेती है। अगली सुबह जब डेल उठता है तो खुद को उसी घर के बिस्तर पर पाता है जहां वह ग्रेस को पहली बार ले गया था। वहां छोड़ी गई बंदूक लेने के बाद डेल नीचे जाता है और ग्रेस को 2 और बचे हुए लोगों वायलेट और पैट्रिक के साथ नाश्ता करते देखकर चौंक जाता है, जिन्हें ग्रेस माता पिता कहती है, भले ही वह ज्यादा आश्वस्त न हो। अजीब तरह से खुश दिखते हुए वे डेल को समझाते हैं कि कैलिफोर्निया में हजारों बचे हुए लोग एक समुदाय के रूप में साथ रह रहे हैं और डेल को इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसने कभी दूसरों की तलाश में अपना शहर छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था, वरना वह सड़कों पर लगाए गए उनके बोर्ड देख लेता। इस बात से क्रोधित होकर कि ग्रेस उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वे धरती पर आखिरी लोग हैं, डेल घर से बाहर भागता है और ग्रेस को अनदेखा करते हुए उसे समझाता है कि वे उसके असली माता पिता नहीं हैं। वे 2 वयस्क हैं जिन्हें समुदाय ने उसे उसके नए माता पिता के रूप में नियुक्त किया था। वे भी मूल रूप से विवाहित नहीं थे और ग्रेस उन्हें पागल समझती है। डेल को इसकी परवाह नहीं है। वह उसे धक्का देकर वापस लाइब्रेरी की ओर चला जाता है, जहां वह अपना सारा दर्द उगल देता है। इस बीच वायलेट
ग्रेस से उनके साथ कैलिफोर्निया वापस आने के लिए कहती है, क्योंकि वह अब अकेले यह सब नहीं कर सकती और उन्हें एक सच्चा परिवार बनना होगा। तीनों के जाने से पहले पैट्रिक डेल से लाइब्रेरी में मिलने जाता है और उसे अपने साथ कैलिफोर्निया आने का निमंत्रण देता है, क्योंकि उसके कौशल का वहां बहुत स्वागत होगा। वहां डॉक्टरों की एक टीम है जो मानव मन की जटिलताओं को समझने के नए तरीके खोज रही है, लेकिन यह भाषण डेल को भी प्रभावित नहीं करता। इसलिए पैट्रिक एक बेतरतीब किताब पर पता लिखकर चला जाता है, ताकि अगर डेल कभी अपना मन बदल ले तो उसे पता चल सके। कुछ ही क्षणों बाद ग्रेस वायलेट और पैट्रिक के साथ शहर छोड़कर चली जाती है। वह अपने नए माता पिता के गले पर लगे जख्मों को देखकर फूट फूट कर रोती है और याद करती है कि कैलिफोर्निया में उसका क्या इंतजार है। डेल अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब अकेलापन और सन्नाटा उसे परेशान करने के लिए काफी है और वह अपनी निराशा को अपने पुराने घर में सामान फेंककर व्यक्त करता है। ग्रेस द्वारा लाइब्रेरी में पुरानी फिल्में चलाने के सपने देखने के बाद डेल उन सभी तस्वीरों वाली फाइलों को निकालने का फैसला करता है, ताकि वह जो देखता है उसका वर्णन कर सके। उसे हर चेहरा और उनके नाम याद हैं, लेकिन साथ ही उनके व्यवसाय, उनके व्यक्तित्व और उनकी पढ़ने की रुचि भी। जैसे ही उसे एहसास होता है कि वह कभी सचमुच अकेला नहीं था और यह जीवन शैली अब उसे रास नहीं आती, डेल पुस्तकालय में उस पते को खोजने के लिए बेचैन हो जाता है जो पैट्रिक ने एक बार भी किताबों के साथ सावधानी बरते बिना छोड़ दिया था। कैलिफोर्निया की यात्रा लंबी और कठिन है, लेकिन डेल एक उत्तरजीवी है और अपने साथ बहुत सारी आपूर्ति लाया है। जब भी उसे अन्य कारों द्वारा अवरुद्ध सड़क मिलती है या उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो वह बस एक अलग परित्यक्त वाहन में बदल जाता है और आगे बढ़ता रहता है। एक बार जब वह अंततः कैलिफोर्निया पहुंच जाता है, तो डेल के लिए एक कामकाजी शहर की चमकती रोशनी देखना काफी अभिभूत करने वाला होता है, लेकिन वह अपनी असामाजिक प्रवृत्तियों को तब तक दबाता है जब तक वह ग्रेस का घर नहीं ढूंढ लेता। बंदूक उठाकर घर में घुसने से पहले डेल बिस्तर पर चला जाता है। उसे ग्रेस का कमरा ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता और जो नजारा उसका इंतजार कर रहा है वह बेहद परेशान करने वाला है। वह एक ऐसी मशीन से जुड़ी हुई है जो उसे प्रलय और अपने परिवार के नुकसान से हुए सारे सदमे को भुलाने के लिए उसके व्यवहार में बदलाव ला रही है। दरअसल इस समुदाय का हर व्यक्ति इसी तरह के व्यवहार से गुजरा है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वे आगे बढ़ सकते हैं और फिर से खुश रह सकते हैं। डेल बिना समय गंवाए ग्रेस को मशीन से अलग करने में मदद करने से पहले अपने रवैये के लिए माफी मांगता है। खुशकिस्मती से वह इतनी स्वस्थ है कि उठकर उसके साथ जा सकती है। बाहर निकलते समय उनकी मुलाकात पैट्रिक से होती है, जो उन्हें रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि उनका सिस्टम ही सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन ग्रेस बंदूक छीन लेती है और उसे वहीं गोली मार देती है। उसी समय वायलेट वहां आती है और कहती है कि उसकी एक बेटी थी, लेकिन फिर हमेशा की तरह वही जबरदस्ती का रवैया अपनाती है, यानी वह खून साफ करने के लिए कुछ ढूंढने निकल जाती है, मानो कोई शव अभी अभी गिरा हुआ दूध हो। कुछ सामान और ग्रेस की सुनहरी मछली लेने के बाद वह और डेल शहर से निकल जाते हैं, सड़कों पर बनावटी खुशियों से जी रहे लोगों को नजरअंदाज करते हुए। सड़क पर पहुंचकर ग्रेस स्वीकार करती है कि उसे पैट्रिक को गोली मारने का कोई अफसोस नहीं है और डेल उसे आश्वस्त करता है कि कोई बात नहीं, और वे अपनी अगली मंजिल की ओर तेजी से बढ़ जाते हैं। इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और फिल्म स्टोरीज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ।